कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम, अर्थात या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या देह का परित्याग करूंगा। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय पृथ्वीराज सिंह परमार सर। आपने आरएएस 2018 परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर 57वीं रैंक हासिल की है। हृदय की गहराइयों से हम सभी आपको बधाई देते हैं और आज हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आज्ञा के अनुरूप उसके उपरांत हम साक्षात्कार को प्रारंभ करना चाहेंगे। जी 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 सर। सर, मेरा प्रथम प्रश्न बहुत ही धरातलीय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार अभिन्न अंग होता है सभी के जीवन का, और जब हम पारिवारिक परिवेश की बात करते हैं तो वह व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके पश्चात उस व्यक्तित्व निर्माण से हम कार्य सिद्धि करते हैं। तो जब आप इतने बड़े औहदे पर आज पहुंच चुके हैं, आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से इसमें सहायक रही और क्या है वह पृष्ठभूमि। जी बिल्कुल, मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है और आरएएस 2018 जिसका हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें मुझे ओवरऑल 56 रैंक प्राप्त हुई है। आपने मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा, तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही मजबूत है और इसी कारण से मैं इस परीक्षा में इतनी अच्छी सफलता अपने पहले प्रयास में ही प्राप्त कर सका। मेरे जो दादाजी हैं वो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं और मेरे जो पिताजी हैं वो जालोर डिस्ट्रिक्ट भीनमाल में ही वरिष्ठ सर्जन है। एमबीबीएस के बाद में एमएस जनरल सर्जरी में उन्होंने किया है। और मेरी माताजी हैं जो गृहिणी है और वो ग्रेजुएट है। और जो मेरा छोटा भाई है वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है और मेरी छोटी सिस्टर है वो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी है और उनकी इंटर्नशिप अभी चल रही है। तो मैं एक बहुत ही मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूँ और मुझे मेरे परिवार का इस यात्रा में हमेशा साथ मिलता रहा है। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मेरा जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है और मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता के साथ में मेरे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची जी वो भी सब साथ में रहते हैं। तो उनका भी मुझे समय समय पर स्नेह और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा और उन्हीं के सहयोग से मैं इतनी अच्छी रैंक प्रथम प्रयास में ही प्राप्त कर पाया हूँ। जी सर। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी आवश्यक होती है जीवन उत्थान में, सफलता प्राप्त करने में, तो सर मेरा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है जिसके उपरांत आपने यह सफलता प्राप्त की है। मेरी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपने सवाल पूछा, तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान के जिस जिले से संबंधित हूँ, जालोर जिला, वो राजस्थान में साक्षरता के स्तर में सबसे पिछड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उसी को सुधारने के लिए या उसी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है वो मैं जहाँ भी जिस भी मंच पे जा रहा हूँ तो शिक्षा के प्रति अपना एक विशेष जोर दे रहा हूँ। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है शिक्षा जो है वो जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। इसके साथ ही आपने मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा, तो कक्षा 10वीं तक मैंने जालोर जिले में भीनमाल से आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से अर्जित की है, जिसमें मैंने 8वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में जिले की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके उपरांत 11वीं और 12वीं मैंने कोटा से की है और उसके उपरांत मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके पश्चात में सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गया था। जी सर।
तो सर जब हम सब जानते हैं कि यह काफी अच्छा लगता है जब हम अथक परिश्रम करते हैं और उसके पश्चात हमें सफलता मिलती है, वो काफी आनंददायी होता है। तो मेरा अगला प्रश्न इससे यह है कि जब आपको रिजल्ट के उपरांत पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप वह कैसे जाने, किससे जाने, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, और औरों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं थी? अर्थात संक्षेप में कहें सर तो माहौल क्या था रिजल्ट के पश्चात का? परिणाम किस दिन आना है वो पहले से कुछ कुछ हद तक निर्धारित था कि इन एक दो दिनों में परिणाम जो है वो जारी हो जाएगा। और ये परीक्षा है जो बहुत लंबी चलती है, तो इसके परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता ही है। तो मुझे भी वो 13 जुलाई की रात याद है, जब तकरीबन 11:30 बजे के करीब रात को परिणाम जारी हुआ था। तो मेरे सभी मित्रों को इस बात की जानकारी थी कि आज परिणाम जारी होने वाला है, जो मेरे साथ में इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। मेरे पेरेंट्स को इस बात के बारे में जानकारी थी कि आज परिणाम जारी होगा, लेकिन लेट हो गया था काफ़ी, तो शायद उनके मन में ये भी था कि नहीं भी हो। तो परिणाम मैंने खुद ने ही जो है वो वेबसाइट पर चेक किया था, और एक नहीं 10 बार चेक किया था परिणाम जारी होने के बाद में। और जब मैं निश्चित हो गया था कि हाँ, मेरे रोल नंबर के आगे ही मेरी रैंक लिखी हुई है और यही अंतिम परिणाम है, तब मैंने जाकर के सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया था। और उसके बाद में जो मेरे संयुक्त परिवार है उनमें सभी जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं उनको बताया था, मैंने मेरे मित्रों को बताया था। तो ये परीक्षा जो है वो 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, और आज हम 2021 में बात करते हैं। 13 जुलाई 2021 को इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो लंबी जर्नी होने की वजह से सभी को जो है वो उम्मीदें बढ़ती चली जा रही थी। तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम आया, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत खुशी हुई। और अंतिम रूप से जो परिणाम आया, तो उन सबकी आंखों में जो चमक मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो काम आई। जी सर, अभी आपने अपने जर्नी के विषय में चर्चा की, तो मेरा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। तो पूर्व में आपने जैसे हमें बताया अभी कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भिनवाल से, उसके पश्चात 11th-12th कोटा से, और तत्पश्चात बीटेक चेन्नई से, और फिर आप कुछ दिन दिल्ली भी रहे। तो सर यह जो एक जर्नी थी, इसके विषय में हम सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे। उसके साथ ही सर आपने सिविल सर्विस के बारे में कब सोचा और क्या कारण रहे, यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले शैक्षणिक जर्नी के बारे में, जैसा कि मैंने संक्षेप में बताया कि 10वीं क्लास तक चूंकि मेरे पूरा परिवार भीनमाल में ही रहता है, तो 10वीं कक्षा तक भीनमाल से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद में आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए मैं कोटा चला गया था 11th-12th में। वहाँ से मैंने 11th-12th करी, और मैंने आईआईटी जेईई के लिए भी प्रयास दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा आईआईटी में चयन नहीं हो पाया। और उसके बाद में मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद में भी मेरे पास में जॉब प्लेसमेंट्स के लिए अच्छे ऑफर्स थे, लेकिन शुरू से महत्वाकांक्षी होने के कारण मैंने इंजीनियरिंग में ही अपने करियर को तलाशने के लिए दिल्ली में गेट की पढ़ाई करने के लिए और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लिया था, और वहाँ पे रहकर लगभग मैंने 1 साल वहाँ पे तैयारी करी थी। उसके बाद में वहाँ पे मेरा लक्ष्य था कि मैं पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज या उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो है वो जॉब प्राप्त कर सकूं। लेकिन वहाँ वहाँ मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे वहाँ पे जो है वो जॉब मिल सके। तो वहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी, और उसके बाद में जब मैं भीनमाल में ही था, तो मैं और ऑप्शंस तलाश कर रहा था। उसी दौरान मेरे एक मित्र जो है वो जिन्होंने 2016 का आरएस का मेंस लिखा था, कैलाश, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि मेरा तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वहाँ पे इतनी अच्छी रैंक नहीं है, एमटेक के लिए ऑप्शन है, लेकिन वो मुझे अंदर से वो एक पुश नहीं मिल रहा कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँ और मैं एमटेक करूँ आगे। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि देखो, मैं इसका ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने मेंस लिखा है। तो वहाँ से एक इनिशिएशन हुआ,
वहाँ से मैंने जाना कि एग्ज़ाम क्या होता है, वहाँ से मैंने सिलेबस उनसे प्राप्त किया, वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्राप्त किए और जब मैंने देखा उन्हें तो फिर जो है वो एक जो स्पार्क था मेरे अंदर में वो जो है वो जगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज़ के प्रति तो जब मैं स्कूल में था तब से मुझे ये लगता था कि जो है वो फाइनल एम तो मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है। स्कूल के दौरान मैं जैसा विद्या भारती की स्कूल्स में पब्लिक सर्विस सर्वेंट्स वगैरह काफ़ी आते रहते हैं और काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। तो उस दौरान कभी भीनमाल के एसडीएम साहब या जालोर जिले के कलेक्टर साहब या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी पर वो आते थे, तो उन्हें जो सम्मान मिलता था और वैसे भी समाज में सिविल सेवकों को जितना सम्मान दिया जाता है, तो मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ और मेरी भी जो है वो इच्छा हमेशा से रही है कि इस तरीके का सम्मान जो है वो मुझे भी हासिल हो। और दूसरा सिविल सर्विसेज के पास में जो अ, एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो किसी अन्य सेवाओं में मैंने नहीं देखा कि वो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करके लोगों की लाइफ़्स को जितना टच कर सकते हैं या डायरेक्ट जो लोगों तक सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो किसी और सर्विस में ऐसा नहीं है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन थे, वो मेरे लिए वर्क कर गए और जहाँ वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस सर्विस में जाना चाहिए और हो सकता है कि जब गेट में मेरा नहीं हुआ तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि नहीं तू और मेहनत कर तुझे कुछ और अच्छा जो है वो डिजर्व करता है। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ दिन खुद से ही एक्सरसाइज करी कि ये सिलेबस होता है, ये टॉपिक्स होते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, इतने मार्क्स लाने होते हैं। तो कुछ दिन मैंने वो एक्सरसाइज करी कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मेरे में इतना कैलिबर है, क्या मैं इतनी ड्यूरेशन ड्यूरेशन तक टिक पाऊंगा। तो वो एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने रियलाइज किया कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए और फिर मैंने जो है वो जयपुर में रह करके स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में प्रिपरेशन करी और वहाँ से जो है वो रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने है। जी सर। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने बीटेक किया और तत्पश्चात आपने गेट की भी तैयारी की, तो हम देखते हैं कि आपने किस प्रकार से टेक्निकल बैकग्राउंड में एक तरफ से महारत हासिल की। तो सर मेरा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, उन छात्रों के लिए है जो इस तरह के टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और जब इस सिविल सेवा की परीक्षा में उन्हें ह्यूमैनिटीज पढ़ना पड़ता है, तो सर मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से क्या समस्याएं रही हैं, क्या चुनौतियां आपको यहाँ देखनी पड़ी जब आपको यहाँ से एक टेक्निकल फील्ड से ह्यूमैनिटीज के फील्ड में शिफ्ट करना पड़ता है इस सेवा के लिए। बेशक चैलेंजेस जब फील्ड चेंज करते हैं तो होते ही हैं। जब फील्ड चेंज करते हैं तो हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, एकदम धरातल से शुरू करना पड़ता है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें जो है वो जानकारी रहती है ऑलरेडी क्योंकि वो कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं। तो जब मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी की तो सच बात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो उस लेवल से मुझे तैयारी का जो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से शुरू करनी पड़ी होगी। मुझे नहीं पता था कि कितनी जनसंख्या है या क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का या जो भी आर्ट कल्चर की जो चीज़ें होती है, कला संस्कृति की जो चीज़ें होती है, उसके बारे में एकेडमिक के लेवल पे क्या पढ़ाया जाता है क्या या क्या होता है, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हाँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ के कला संस्कृति के बारे में मुझे बहुत अच्छा ज्ञान था, शुरू से रहा है। लेकिन एकेडमिक लेवल पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आंसर करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के साथ में। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है कि ताकि वो क्या होता है उससे कि वो लोग शुरू से ये उनको पढ़ना पड़ता है तो वो पूरी एक तो जी जान लगा देते हैं। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे नॉइज़ भी हमारे साथ में होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ पहले से पढ़ी हुई होती है तो बहुत सारी ऐसी नॉइज़ेज़ जो होती हैं वो अगर गाइडेड तैयारी के दौरान हमें जो है वो मिल जाती है, तो वो दूर हो जाती है। और तीसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को कभी डरना नहीं चाहिए कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे या इस तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि जो टेक्निकल एजुकेशन वाले या बैकग्राउंड वाले होते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान या अपने 11th-12th के दौरान इतनी अच्छी से पढ़ाई कर चुके होते हैं
या उनका दिमाग जो है वो इतना खुल चुका होता है। जैसा कि इंजीनियरिंग करते तो इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में 30 से 40 एग्जाम देने पड़ते हैं, और हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद में जो है वो मिड टर्म आ जाता है, या सेमेस्टर एग्जाम हो जाते हैं, या फिर हमें जो कुछ ना कुछ टेस्ट चलते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हमेशा हमें रेडी रहना पड़ता है कि थोड़े से दिनों में जो है वो तैयारी करने के बाद में अच्छे मार्क्स हमें प्राप्त करने होते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से इतनी बार गुजर चुके होते हैं कि यहाँ पर जब वो तैयारी करने आते हैं तो उन्हें ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता कि कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले जो एस्पिरेंट्स है वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, या हम टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं वो हम बाद में आकर के उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो टॉप 100 में आप उठा करके देखिए, तो टेक्निकल बैकग्राउंड ही दिखेगा आपको काफ़ी हद तक। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस भी हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में कोई हम इसे टैकल नहीं कर सकते, या हमारे साथ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि राइट डायरेक्शन में करें और विल पावर है, पेशेंस है, और अगर माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे करना है तो आराम से किया जा सकता है। जी धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न है परीक्षा के प्रथम चरण से संबंधित है, जिसे हम प्रीलिम के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। तो सर प्रश्न इससे यह है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न अधिक आते हैं, फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल, और साथ ही इसको किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, और आपकी इसके प्रति क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या बुक लिस्ट रही, वह सब हम जानना चाहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का रहता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं यही कहूँगा कि हमें 50% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनल एग्जाम में मेरिट डिसाइड होती है, तब ये वाले मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है हमें। तो इसके लिए ये मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है प्रारंभिक परीक्षा वाला, वो रिजेक्शन का ज़्यादा है बजाय सिलेक्शन के। इसके माध्यम से जो लोक सेवा आयोग है वो जो अभ्यर्थी गंभीर नहीं है, नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको फ़िल्टर आउट करना चाहता है। तो इसका जो मेन एरिया रहते हैं वो एक तो राजस्थान कला एवं संस्कृति से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चंस, राजस्थान के भूगोल से क्वेश्चंस, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास से क्वेश्चंस। तो वो वाला काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। इसके साथ ही जो राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, जिसमें राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, और राजस्थान सरकार के जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो होते हैं सारे। तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है आर्थिक समीक्षा पढ़ना। तीसरा जो इसका एरिया होता है, जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से लगभग 15-20 क्वेश्चंस आते हैं 150 क्वेश्चंस में से। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या इवन ह्यूमैनिटीज के भी हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं और इनमें स्कोर करना आसान होता है। तो वो एक फैक्टर रहता है, वो वाला पोर्शन होता है। फिर इसके बाद में करंट अफेयर्स, जो अभी वर्तमान में समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं हमारे राजस्थान में या फिर हमारे देश में या विश्व में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं। तो पिछले कम से कम 6, 8, 10, 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो हमें जो है वो कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये ब्रॉडली मेन एरियाज जो है वो यही हैं, और जो बुक लिस्ट है वो काफ़ी जनरल सी है, और जो पब्लिक डोमेन में है सारी बुक लिस्ट, तो मतलब एक-एक बुक का नाम तो मतलब बोलना कोई इतना इम्पोर्टेंट या वो नहीं है। कोई भी आप यूट्यूब पे चले जाइए या कुछ भी लिख लीजिए, तो सब सेम सी बुक्स ही बताते हैं, और मैंने भी वही बुक्स जो है वो रेफर की थी। तो बेसिकली मोटा-मोटा यही रहता है, और प्रीलिम्स बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। पिछली बार की कट ऑफ देखें तो वो मात्र शायद 80 मार्क्स से भी कम कट ऑफ रही थी, 78 मार्क्स कट ऑफ रही थी। तो देख लीजिए 40% मार्क्स भी नहीं लाने होते हैं, और लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 100 का जो मार्क है वो क्रॉस कर सकें, ताकि हम जो है वो फिर प्रीलिम्स के बाद में इस चिंता में नहीं रहे कि मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, ताकि हम निश्चिंत होकर हमारे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। जी सर।
सर हम सभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों से संबंधित एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि विद्यार्थियों के मन में अक्सर अनेकों चीजों की दुविधाएं और संकोच रहते हैं। उसी में से सर एक संकोच है सर नोट्स और रेफरेंस बुक से संबंधित। विद्यार्थियों के मन में एक संकोच हमेशा रहता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स पढ़ें या फिर रेफरेंस बुक पढ़ें। तो यह जो एक संकोच रहता है सर, इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे कोई बहुत अच्छे से गाइड करे। और मेरे निकट परिजनों में कोई भी सिविल सेवा से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं रहा है। तो मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना अपरिहार्य था। तो इसीलिए मैंने जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, जो कि आरएस के लिए तैयारी करवाता है, वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो सबसे पहले मेरा टारगेट तो ये था कि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो मैं उन्हें अच्छे से पढ़ लूँ। साथ ही साथ में मैं सिलेबस पढ़ता था, और साथ ही साथ में जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स थे मेरे पास में। उनको मैंने डाउनलोड कर लिया था आरपीएससी की वेबसाइट से, तो वो मैं उन्हें बार बार देखता था, रिविजिट करता था उन्हें। तो उससे मेरी एक समझ विकसित हो गई थी कि ये जो सिलेबस है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे मुझे जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने नोट्स से शुरुआत करी थी, और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू माय कैपेबिलिटीज और अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मैंने वो एरियाज कवर कर लिए थे जहाँ जहाँ पर मुझे जो है वो रेफरेंस बुक की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, अभी तक इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो जो है वो नोट से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबका पर्सनल कॉल होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक या बार बार पढ़ के उस पर पीएचडी कर सकता हूँ, लेकिन यदि वो मैं करने जाऊंगा तो बाकी का सिलेबस मेरा छूट जाएगा, और बाकी के सिलेबस में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे की एस्पेक्ट यही है कि सिलेबस के हर पॉइंट पर मेरे पास में जो है वो मैटर तैयार होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट पर पीएचडी करने से नहीं चलेगा। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हुए सारे सब्जेक्ट्स में मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। तो हम जो है वो खुद से हमें डिसीजन लेना होगा कि मैं कौन सी बुक पढ़ना चाहता हूँ, कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा सारे एस्पिरेंट से कि बार बार सिलेबस देखें, बार बार जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, और बार बार जो है वो उन्हें देख करके धीरे धीरे हमें जो है वो आइडिया आने लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आगे की एग्जाम के अंदर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम में ऐसा करना बहुत ही आसान है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आराम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरे नोट्स में ये वाले एस्पेक्ट्स कवर है। अगर नहीं है तो पढ़िए एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़िए, ले आइए कोई रेफरेंस बुक। तो वो आपको अंदर से होना चाहिए, और एक बार जब नोट्स और सिलेबस का फ्रेमवर्क हो जाता है ना कवर, तो उसको ही बार बार हमको करना होगा, उसको मास्टर करना होगा। वहां पे उस कंडीशन में आना होगा कि मुझे 2 दिन में 12 घंटे लिखना है। 4 पेपर होते हैं हमारे मेंस में, तो 3 घंटे एक दिन में 6 घंटे, और अगले दिन वापस 6 घंटे लिखना होता है। तो सबसे चैलेंजिंग टास्क जो होता है वो जो हमने पढ़ा है उसको रिटेन करना, रिटेन करने के बाद में उसे अगले दिन एग्जाम में जाकर के एक्सप्रेस करना, सबसे चैलेंजिंग टास्क वही होता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जिनका नॉलेज जो है वो नॉलेज का लेवल मेरे से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो वहां पे एग्जाम में जाकर के उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो 12 घंटे जो लिखना होता है वो वहां पर वो लिख नहीं पाए, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम होता है वो ही मेरिट के अंदर में काउंट होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि मतलब नोट्स क्या पढ़ने हैं या फिर मतलब कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है, मेरे लिए बहुत बहुत ही सिंपल था। मैंने अपने आप के लिए इसे बहुत ही सिंपल बना दिया था
कि ये लोग जो मुझे बताएंगे और ये लोग जो जैसा मुझे गाइड करेंगे, ये जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको सबसे पहले मुझे मास्टर करना है। उसके बाद में मैं टेस्ट लिखूंगा। टेस्ट के अंदर में अगर कहीं पे कमी रह रही है या कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें ये नोट्स कवर नहीं हो रहे हैं, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं देखूंगा। वो मैंने देखे कि उसमें अगर वो क्वेश्चंस कवर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं जरूर रेफरेंस बुक रेफर करूंगा। और टाइम लिमिट होता है उसमें जो है वो मैक्सिमम करना होता है, तो इसलिए प्रत्येक हर एस्पिरेंट को अपना अपना कॉल खुद लेना होता है। इसमें कोई मतलब कोई लाइन नहीं है कि ये यहाँ तक जो है वो कर लिया तो मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सभी ग्रेजुएट्स होते हैं, सभी समझदार होते हैं, तो सबको अपना अपना जो है वो कॉल लेना होता है। जी सर। सर, आपने रणनीति के बारे में विस्तार से हमें बताया। तो सर, इस रणनीति के लिए अति आवश्यक होता है कि जो हम सफलता पाते हैं उसमें अन्य लोगों का योगदान। तो सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपकी इस सफलता में किसका अहम रूप से योगदान रहा है? बहुत ही जो है वो बड़ा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि सफल होने के बाद में सिर्फ जो सफल होने वाला होता है उसी का चेहरा सभी जगह होता है। लेकिन एक सफल होने वाले व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, और बहुत ही सारे लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं और अंत में जिसके सितारे बुलंद होते हैं उनके ही फोटो जो है वो आगे रहते हैं। इस बात में मैं जो है वो यकीन करता हूँ। इसके इसके साथ में मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। आईआईटी में नहीं होने के बाद में या फिर पीएसयूज में नहीं होने के बाद में भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे जो है वो कभी ये फील नहीं कराया कि मतलब मेरी लिमिट्स हैं। उन्होंने हमेशा मुझे यही एहसास कराया कि जिस भी फील्ड में जाऊंगा मैं हमेशा एक्सेल करूंगा। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो मेरी संयुक्त परिवार है उसके भी जो सभी लोग हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो सर्जन है, और उनका भी शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी रहता है। तो मुझे मेरे संयुक्त परिवार का हर समय में जो है वो सहयोग मिला। हर मोड़ पर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था, मेरे कंधे पर उनका हाथ था कि तू आगे बढ़, हम तुम तेरे साथ हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। चाहे वो स्कूल टाइम के फ्रेंड हो, चाहे वो कॉलेज टाइम के फ्रेंड हो, चाहे मैं दिल्ली में गेट की प्रिपरेशन करता था वो फ्रेंड्स हो, या जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के फ्रेंड्स हो, और जयपुर के जो अन्य जो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने हमेशा अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट किया है। हम साथ में तैयारी करते थे, और तैयारी के दौरान सिलेक्शन होने के बाद में ये कहना बहुत आसान है कि मेरा मोटिवेशन बहुत हाई रहता था, और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखता था, या मैं हमेशा सकारात्मक रहता था। लेकिन एक एस्पिरेंट के जीवन में, एक अभ्यर्थी के जीवन में हमेशा बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और आरएएस जैसी परीक्षा जो कि 3-4 साल तक चलती है, तो उसमें उतार चढ़ाव आना बहुत ही सामान्य सी बात है। कभी लगता है कि मैं जो है वो सारी दुनिया जीत लूंगा, और कभी मुझे लगता है कि मैं किस गर्त में धंसा चला जा रहा हूँ। तो ये उतार चढ़ाव इस परीक्षा के अंग होते हैं। और जब हम परिवार से दूर होते हैं तो जो मित्र होते हैं वही हमारे परिवार होते हैं। और मेरे साथ में तैयारी करने वाले काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ, और काफी लोगों का, कुछ लोगों का जो है वो सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है। तो लेकिन मेरी इस तैयारी के दौरान में सभी का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी काफी योगदान रहा है, और जो मेरे ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेटली जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनका भी मेरे इस जो है वो सफलता में बहुत योगदान है। नाम तो जो है वो मैं अगर लेना शुरू करूंगा तो लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इसको बहुत मानता हूँ कि इनका बहुत योगदान रहा है। साथ ही साथ जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, उनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने काफी जगह कोचिंग करी है। आईआईटी जेई में भी मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था, और जो कि एक बहुत ही बड़ी कोचिंग है। उसके बाद में मैं जब दिल्ली में गेट की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने एक बहुत बड़ी कोचिंग जो है वो ज्वाइन करी थी। लेकिन स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का जो एनवायरनमेंट है
और उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही फूल प्रूफ है। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद में जो है वो वीकली टेस्ट होते हैं, लाइक 1 महीने का सिलेबस खत्म हुआ तो उसके बाद में वो टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा बैरियर जो होता है ना माइंड में इस एग्जाम में, वो टेस्ट को लेकर के ही होता है कि मैं कैसे जो है वो वहां पर जाकर के 12 घंटे लिखूंगा। तो धीरे धीरे पहले आधे 1 घंटे का टेस्ट होता था, फिर उसको एक्सटेंड करके 1.5 घंटे का करते थे, 2 घंटे का करते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब 1.5 2 साल की कोचिंग में लास्ट में जब मैं 3 घंटे का टेस्ट लिख रहा था, तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं 3 घंटे का टेस्ट और 2 दिन के अंदर में 12 घंटे लिखने में केपेबल कैसे हो गया, जिस फील्ड से मैं बिलोंग भी नहीं करता था। तो वो जो ट्रिक है वो जो है वो उसमें समय लगता है, और उसमें जब ऐसी टीम, अच्छी टीम का जब इतना सारा एफर्ट लगता है तभी जो है वो संभव हो पाता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है इसमें, और मैं सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जी सर, आपसे इस प्रकार की सकारात्मक बात करके काफी ऊर्जा प्राप्त हुई। सर, अंततः मैं चाहूंगा कि आप हमारे जैसे नए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ संदेश दें। नए एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है वो जी जान से लग जाइए, अपने जितने भी बैरियर्स है ना उनको तोड़ दीजिए। ये हमारे दिमाग में होते हैं जो छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं। मैं भी तैयारी करता था तो मुझे लगता था कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, बस ये इतना बहुत हो गया। लेकिन धीरे 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 करके समझ में आया कि ये सब हमारे दिमाग की उपज होती है। हम अपना जितना कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम पतंग नहीं हो, पंछी हो, कोई डोर ना तुम्हें रोक नहीं सकती। तो उस पंछी की तरह रहिए, उन्मुक्त गगन में विचरण करिए, और जो है वो ऊंचाइयां जो है वो नई नई छूने की कोशिश कीजिए। यही मैं कहना चाहूंगा सभी एस्पिरेंट्स को, और सभी को मैं जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेष देना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और हमें परीक्षा एवं जीवन संबंधी अनेक आयामों पर आपने मार्गदर्शित किया। आशा करते हैं कि आपको भी यह साक्षात्कार परस्पर संवादात्मक लगा होगा। साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो और आप अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और हम सब यह भी चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।